नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 पाठ 33। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमंगल। गांव में मंगल का कोई उम्मीद नहीं। हरगौरी तहसीलदार दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता है। साले सब चुप। दफा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि जमीन नकदी हो गई। अब समझो, बौना और बलदेवा से जमीन लो। सब सालों से ज़मीन छुड़ा लेने के लिए मैनेजर साहब ने लो ज़मीन, राम नाम का लूट है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदार को घो के पी जाएगा। सुमिरत दास बेतार की जीभ नहीं थकती। सुबह से ही बकबक करता रहा। ततमा टोली में, पासवान टोली में और कोयरिया टोले में घूम घूम कर वह लोगों को सुना रहा है। मैनेजर साहब ने परवान में क्या क्या लिखा है मालूम? नया तहसीलदार तो एकदम घबरा गया था। मैंने कितना समझाया, तहसीलदार साहब आप एकदम चुप रहिए। जिन लोगों ने दरखास्त देना है देने दीजिए। जिस दिन मुकदमे की तारीख होगी उससे एक दिन पहले हम आपको नोक्स बता देंगे। वही हुआ। जमींदार वकील तो सुनकर उछलने लगा। चाहे जो भी कहो, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने कभी कोई नुक्स हमें से छिपा कर नहीं रखा। मैनेजर साहब ने क्या लिखा है मालूम है? सुमिरत दास को एक बार सर्किल कचहरी में भेज दो। सुसलिंग मुसलिंग क्या करेगा? सुमिरत दास, बुढ़ापे में यदि इज्जत बचानी है तो जरा होश हवास और दुरुस्त कर कर बोला करो, समझे? कालीचरण की आंखें लाल हैं। सुबह से वह सुमिरत दास को खोज रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बूढ़ा कल से ही अटर पटर प्रोपेगंडा कर रहा है, समझे? हाँ, पीछे यह मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी के लौंडों को छोटे बड़े का विचार नहीं है। हम क्या बोले हैं? पूछो, लोगों से पूछो। बोलो जी गुलचरण, सुसलिंग पार्टी? सुसलिंग मत कहो, सोशलिस्ट कहिए। बात तो सही मुंह से निकलती नहीं और चले हैं मुंशियत बखारने। जमींदार के तहसील से और अपने मैनेजर से भी जाकर कह दो, रैयतों से ज़मीन छुड़ाना हंसी ठट्ठा नहीं है। पार्टी के एकजुट में प्रस्ताव पास हो गया है। संघर्ष होगा, संघर्ष, समझे? कालीचरण गर्दन ऐंठता हुआ चला गया। करैत साहब को गुस्से में ऐंठते देखा है ना, ठीक उसी तरह सुमिरत दास को कपकपी लग जाती है। आसपास बैठे लोगों की भी झुंझुनी तेज हो जाती है। अभी तो ऐसा लगता था कि जुल्म हो जाएगा। अलबत देह बनाया है कालीचरण ने, देखकर डर लगता है। सुसलिंग सुसलिंग सोशलिस्ट पार्टी में जाकर तो और भी तेज और जल कर रहा है। संघर्ष क्या होता है? संथाल टोली में 2 दिनों से दिन रात मादल बजता है। डाडीगा डाडीगा। औरतें गाती हैं, नाचती हैं झुमुर झुमुर। दरखास्त मंजूर हो गई। जमींदार जमीन छीन लेगा। कोठी के जंगल, जामुन और गूलर में बहुत फल लगे हैं इस बार। जंगली सूअर के बच्चे भी किलबिल कर रहे हैं। हल्के के फाल को तोड़कर तीर बनाओ, लोहा महंगा है। कालीचरण ने कहा है संघर्ष होगा, संघर्ष। प्रस्ताव क्या, संघर्ष क्या? खेत में पाट के लाल पौधे को देख के जी ललच रहा है। धान की हरी हरी सुई खेत में निकल आई है। माटी का मोह नहीं टूटता। बंदना पर्व की रात में तूने जो जूड़े में फूल लगाया था उसे नहीं भूला हूँ। धरती का भी मोह नहीं टूट रहा। प्यारी, हमारे दादा परदादा पुरैनिया जेल में खप मर गए। मकई के बाल की तरह उनके बाल भूरे होंगे। हमारे बच्चों के दांत दुधिया मकई के दानों की तरह चमकेंगे। उनसे कहना, धरती माता के प्यार की जंजीर में हम बंध गए। हाय रे, यदि जमीन पर कोई आवे तो गर्दन काट लो। तहसीलदार हरगौरी ने रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया है। बस 100 रुपया बीघा जमीन की सलामी देकर कोई भी रैयत जमीन से बंदोबस्ती के लिए दरखास्त दे सकता है। अरे तुम लोग बेवकूफ़ हो। ये ज़मीन 1 साल पहले ही नीलाम होकर खास हो गई है। पुराने तहसीलदार ने ही सारी कार्रवाई कराई थी। नीलाम होकर खास हुई ज़मीन पर दफ़ा 40 की बर्खास्त करने से नकदी कैसे होगी? हाँ, नए बंदोबस्त लेने वाले को जमा बांध देंगे। यह तो हमारे हाथ की बात है। इसके लिए कचहरी को दौड़ धूप करने की क्या ज़रूरत? अरे सुखानु दास, मुकदमा में कितना खर्च हुआ तुम लोगों का, जरा बताओ इन लोगों को।
हाँ, कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टियों की खुराकी भी जोड़ना। सुना? हर एक तारीख में चंदा वसूलकर पैरवी नेताजी लोगों को देना पड़ता था। 10 रुपये नगद। सेक्रेटरी के पान की तो बात ही छोड़ दीजिए। यही पेशा है भाई इन लोगों का। हाँ, जिनकी ज़मीन नीलाम हुई हो गई है, वह यदि ज़मीन पर आवे तो उनकी गर्दन उड़ा दो, राज में मदद मिलेगी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। गाय बैल बाछा बाछी और भैंस का पाड़ा की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। दूने सूद पर भी रुपया कर्ज लेकर जमीन मिल जाए तो क्या फायदा ही है। पाट का भाव 15 रुपया है, ऊपर 50 भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है। धान सोने के भाव से बिक रहा है। जमीन जिसके पास नहीं है वह आदमी नहीं है, जानवर है। जानवर घास खाता है, लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। अरे छोड़ो जी कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी की बात को। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमीन बंदोबस्ती। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं है। हर टोले के लोग आपस में ही लड़ेंगे क्या? कोयरिया टोले में मंजू महतो की जमीन उसी का भगिना स्वरूप महतो बंदोबस्ती ले रहा है। सुबरन की जमीन पर उसका चचा रमेसर नज़र लगाए बैठा है। सुबरन की जमीन सोना उगलती है। यादव टोली के सभी रैयतों की नीलामी हुई जमीन खिलावन सिंह यादव ले रहे हैं। संथालों की जमीन राजपूत टोले के लोग ले रहे हैं। सुमिरत दास कहते हैं यह बात गुप्त है, किसी से कहना मत कि संथालों की जमीन खुद तहसीलदार साहब ले रहे हैं। लेकिन अपने नाम से तो नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के नाम से लिया है। गांव में मंगल की अब कोई उम्मीद ही नहीं है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बलदेव और बावन दास को पंचायत बुलाने को कहते हैं। पंचायत तुम ही लोग बुलाओ, मेरे बुलाने से ठीक नहीं होगा। कालीचरण की पार्टी में सबसे बड़े लीडर पुरैनिया आ रहे हैं। कॉमरेड ने 5 ही दिनों में 300 रुपये वसूल किए हैं। अकेल सोमा ने 200 रुपये दे दिए। सबसे बड़े लीडर से कहना होगा गांव में इस तरह फूट रहने पे संघर्ष नहीं होगा। फिर एक बार सैनिक जी और चिंगारी जी को लाना होगा। बहुत दिनों से सभा नहीं हुई। खेत में कोर्ट कमान नहीं करने से जिस तरह जंगल झाड़ हो जाता है, उसी तरह इलाके में सभा मीटिंग नहीं करने से इलाका भी खराब हो जाता है। सेक्रेटरी साहब को भी इस बार लाना होगा। इस बार लॉर्ड पीसर भी जाना होगा। चरखा सेंटर के मास्टरनी जी और मास्टर जी लोगों का झगड़ा हो गया। करघा मास्टर टुनटुन जी को मंगला देवी का सोशलिस्ट ऑफिस में रहना बड़ा बुरा लगता है। जब तक बीमार थी वहीं तो थी, अब अच्छी हो गई हैं तो वहाँ रहने की क्या आवश्यकता। और मंगला देवी को पटना से ही जानते हैं टुनटुन जी। गांव तरक्की सेंटर में जब ट्रेनिंग लेती थी तभी से उड़ती थी। व्यवस्थापिका जी इनके मिलने वालों से परेशान रहती थी। रोज़ नए नए लोग। बहुत बार मंगला देवी को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इनसे मिलने वालों में कॉलेज के विद्यार्थी, एमएलए, साहित्य गोष्ठी के मंत्री जी, चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा कई हिंदी दैनिक सहायक संपादक भी आते थे। व्यवस्थापिका जी हार मानकर चुप हो गईं। मंगला देवी की स्वतंत्रता पर आघात करके वह 1 दर्जन से भी ज़्यादा व्यक्तियों को कोपभाजन नहीं बनना चाहती थी। इसलिए व्यवस्थापिका जी ने मंगला देवी को इस पिछड़े हुए गांव में भेज दिया। लेकिन यहाँ भी मंगला देवी बात करने में मर्दों के भी कान काटती हैं। पजामा और कुर्ता पहनती हैं। बाहर निकलते समय खद्दर का दुपट्टा भी डाल लेती हैं। कद नाटा, रंग सांवला और शरीर गठा हुआ है। आंखें बड़ी अच्छी, खास तिरहुत की आंखें। करघा मास्टर को वह तात मास्टर कहते हैं और चरखा मास्टर को धुनिया मास्टर। जोलाहा धुनिया मंगला देवी से क्या बात करेंगे। जब बीमार पड़ी तो झांकी मारकर भी देखने के लिए नहीं आते थे और आज नैतिकता पर प्रवचन दे रहे हैं। मंगला देवी इन लोगों को खूब पहचानती हैं। व्यवस्थापिका जी को लिखेंगे तो लिखें, क्या करेंगे व्यवस्थापिका जी। ऐसी धमकियों से मंगला देवी नहीं डरती। टुनटुन जी जो चाहते हैं सो वो जानती हैं। पटना से आते समय समस्तीपुर में उसे लेकर उतर गए। बोले गाड़ी बदलनी होगी। बाद में मालूम हुआ कि वही गाड़ी सीधे कटिहार जाती है। दूसरी गाड़ी फिर सुबह 8 बजे। रात को 12 बजे धर्मशाला में ले गए। टुनटुन जी का परिचय और कहना नहीं होगा। बलदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया है
सकलदीप का गौना होने वाला है। नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है। बाहरी आदमी का परिवार में रहना अच्छा नहीं। चंपापुर में आसीन बाबू की बेटी है। जरा भी इधर उधर होने पे बाप को चिट्ठी लिख देगी। बड़े आदमी की बेटी है। बलदेव जी झोली झंडा खिलावन के यहाँ से हटा लिए हैं। बलदेव जी की मौसी गांव में घूम घूम कर शिकायत कर रही हैं, लेकिन बलदेव जी साधु आदमी हैं, मान अपमान से परे हैं, वे चुप हैं। लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है। पुपड़ी मठ के महंत राम स्वरूप गुसाई आए हुए हैं। बलदेव जी कंठी ले लें तो मठ पर रहने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। बानवदास का मन बड़ा अविश्वासी हो गया है, किसी पर विश्वास करने को जी नहीं करता। गांधी जी को छोड़कर अब किसी पर विश्वास नहीं करता। वह गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहता है। गांगुली जी जरूर लिख देंगे, बराबर लिख देते हैं। उसके मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।